Assalamualaikum. Hello and welcome back to CS Circuit. Well, I hope you all are doing good. आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस ग्रेड 10th यूनिट नंबर 1 कंप्यूटर सिस्टम्स लेक्चर नोट्स पार्ट 4 को। ठीक है, फेडरल बोर्ड की ये जो क्लास 10th की न्यू बुक है उसके बेसिकली लेक्चर सीरीज स्टार्ट है। ठीक है, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स रिप्रेजेंटेशन। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आर बेसिकली द वे टू रिप्रेजेंट रियल नंबर्स दैट कैन हैव फ्रैक्शनल पार्ट्स। बेसिकली फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स असल में ऐसे नंबर्स होते हैं जो पॉइंट के बाद डेसिमल या फ्रैक्शनल पार्ट रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 3.14 या 0.001 या फिर 100.25। ठीक है, इस तरह के कुछ नंबर्स होते हैं। ये रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जिनमें हम डेसिमल वैल्यूज़ भी रख सकते हैं। इंटीजर नंबर्स जैसे कि 1 2 3 में डेसिमल पार्ट जो है वो नहीं होता। ठीक है, लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में होता है, इसलिए उन्हें फ्लोटिंग कहा जाता है। ठीक है, उन्हें डेसिमल पॉइंट की पोजीशन फ्लॉट करता है। ठीक है, उनका क्योंकि डेसिमल पॉइंट जो है ना, डेसिमल पॉइंट की पोजीशन फ्लॉट है। ठीक है, यानी चेंज होती है बेसिकली। ठीक है, बेस्ड ऑन द वैल्यू। ओके, और ना फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कंप्यूटर्स में इसलिए यूज़ होते हैं ताकि हम बहुत बड़े या बहुत जो छोटी जो हमारा डेटा होता है ना उसको एक्यूरेटली और एफिशिएंटली रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, फॉर एग्जांपल बहुत बड़ा नंबर स्पीड ऑफ लाइट जैसे कि बहुत ही लाइक फास्ट होती है, तेज़ होती है। ठीक है, बहुत छोटा नंबर जैसे कि मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.0000000911 कुछ होता है। ठीक है, इस तरह से अगर हम नॉर्मल इंटीजर्स से ये सब रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो मेमोरी वेस्ट होगी। ठीक है, और प्रेसिजन भी कम हो सकती है इसकी वजह से। इसलिए फ्लोटिंग पॉइंट का यूज़ हर साइंटिफिक कैलकुलेशन, सिमुलेशंस और एडवांस्ड कंप्यूटिंग टास्क्स में होता है। ठीक है, देन एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, floating point numbers are represented in a computer using a standard format। अच्छा, एक बेसिकली फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को स्टोर रिप्रेजेंट करने का एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, जो कि IEEE बनाता है। IEEE का मतलब है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। ये किसी ऑर्गेनाइजेशन है ना जो टेक्नोलॉजी के लिए स्टैंडर्ड्स बनाती है ताकि दुनिया भर के कंप्यूटर्स जो है ना सेम मेथड से काम करें। ठीक है, और इसके अलावा जो है जो मोस्ट कॉमन IEEE फॉर्मेट है वो है 754। ठीक है, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए फॉर्मेट डिज़ाइन किया है IEEE ने। ठीक है, और ये फॉर्मेट बताता है कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को बाइनरी फॉर्म में कैसे स्टोर किया जाए। ठीक है, यानी कि वंस और ज़ीरोज़ के थ्रू। ठीक है, ओके, देन है कंपोनेंट्स ऑफ अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के कुछ कंपोनेंट्स हैं। उसमें जो है वो IEEE 754 फॉर्मेट के मुताबिक हर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज साइन बिट। ठीक है, साइन बिट ये डिसाइड करता है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। ठीक है, अगर साइन बिट 0 हो तो नंबर पॉजिटिव होता है, अगर साइन बिट जो है वो 1 हो तो नंबर नेगेटिव होता है। इस तरह से कंप्यूटर को पता चल जाता है कि किस साइन का नंबर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अगर सपोज करते हैं कि +5 है तो साइन बिट 0 होगी, और अगर -5 है तो यानी कि -5 है तो साइन बिट 1। ठीक है, सेकेंड पार्ट इज एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट बेसिकली जो है वो एक्सपोनेंट पार्ट बताता है कि हम मेंटीसा जो नंबर का एक्चुअल फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसको 2 की लाइक किस पावर से मल्टीप्लाई हमने उसको करना है। ठीक है, ये पार्ट नंबर को शिफ्ट करता है यानी डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट या राइट मूव करता है। ओके, इसकी हम एग्जांपल ले सकते हैं। लाइक अगर हमारे पास एक नंबर है 3.25। ठीक है, तो 1.625 इंटू 2 पावर 1 यानी कि 1.625 जो मेंटीसा है और 2 पावर 1 जो है वो एक्सपोनेंट है। ठीक है, देन मेंटीसा और सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स द सिग्निफिकेंट डिजिट्स ऑफ द नंबर, यानी कि मेंटीसा या सिग्निफिकेंट एक्चुअल डिजिट्स को स्टोर करते हैं जो नंबर में इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, यानी प्रेसिजन या फिर एग्जैक्ट वैल्यू। ओके, एक्सपोनेंट तो बस उससे मल्टीप्लाई करता है या डेसिमल मूव करता है। ठीक है, लेकिन असली नंबर जो है ना मेंटीसा में होता है। ओके, for example, in a 32-bit single precision floating point representation is basically shown in figure। अच्छा, अब यहाँ पे ना बेसिकली एग्जांपल को डायग्राम के थ्रू बताया एक्सप्लेन भी किया गया है इस तरह से कि IEEE 754 फॉर्मेट की एक एग्जांपल है ये। ठीक है, इसका लाइक 1 बिट फॉर साइन ये बताता है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव।
8 बिट्स फॉर एक्सपोनेंट यानी कि पावर ऑफ 2 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और 23 बिट्स फॉर मेंटीसा यानी कि नंबर के सिग्निफिकेंट डिजिट्स को स्टोर करते हैं, ठीक है। सो टोटल बिट्स हमारे पास कितनी बन जाती हैं, 32। 23 प्लस 8 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 32। अब ये स्ट्रक्चर हर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए जो है ना सेम रहता है जब हम 32 बिट्स सिंगल प्रोसीजन यूज़ करते हैं, ठीक है। डायग्राम की अगर आप इसको गौर से देखें तो उसमें क्लियरली दिखाया गया है कि 32 बिट्स किस तरह डिवाइड होती हैं, ठीक है। पहले बिट जो है बिट साइन का, पहले बिट जो है वो साइन का है, अगले 8 बिट्स जो हैं वो एक्सपोनेंट के हैं, और लास्ट 23 बिट्स जो हैं वो मेंटीसा के हैं, ओके। ऑलराइट, देन है कॉमन कोडिंग स्कीम्स। कॉमन कोडिंग स्कीम्स जो होती हैं ना, लाइक ये स्टैंडर्ड्स होते हैं। जैसे कि अगर आप देखें कि कंप्यूटर्स इंसानों की तरह लैंग्वेज नहीं समझते, ठीक है। हम इंग्लिश, उर्दू, लाइक उसके अलावा हम जो है वो पहाड़ी, पंजाबी बोलते हैं, लेकिन हम जो कंप्यूटर है वो सिर्फ वंस और ज़ीरोज़ को समझता है, ठीक है। इसे बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। लेकिन अगर हम ए बी सी या कोई भी जो टेक्स्ट लिखते हैं तो कंप्यूटर को डायरेक्ट ये समझ नहीं आता। इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन ये है कि हम कोडिंग स्कीम्स का यूज़ करते हैं जो स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करती हैं। ये स्कीम्स कैरेक्टर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करती हैं, ठीक है, ताकि कंप्यूटर उन्हें प्रोसेस कर सके, ओके। और उसके अलावा ना, लाइक कंप्यूटर को अगर आप लिख कर देंगे ना हेलो, तो वो ये उससे वैसे नहीं समझता कि वो हेलो का हेलो अंडरस्टैंड करेगा। उससे हर कैरेक्टर का बाइनरी वर्जन चाहिए होता है, ठीक है। जैसे कोई एच की स्पेसिफिक बाइनरी वैल्यू होगी, ई की अलग से बाइनरी वैल्यू होगी, एल की अलग से होगी, और ओ की अलग से होगी। तो बेसिकली ह्यूमन रीडेबल डेटा जो हम लिखते हैं उसको मशीन रीडेबल बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ता है, और इसका काम होता है कि कोडिंग, ये काम जो है ना कोडिंग स्कीम्स का है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज वाई कोडिंग स्कीम्स आर यूज। बेसिकली डिफरेंट कोडिंग स्कीम्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली और कॉमन स्कीम्स हैं आस्की, ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और यूनिकोड। ये दोनों स्कीम्स लेटर्स, नंबर्स, पंक्चुएशन और स्पेशल कैरेक्टर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करती हैं, ठीक है। अब जो है कोडिंग स्कीम्स को सबसे पहला काम है कि डेटा को रिप्रेजेंट करना, मतलब कि हर लेटर, नंबर या सिंबल को ज़ीरोस और वंस में, वंस फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए की जो आस्की कोड है वो है 65, ठीक है। तो 65 को हम सिंपल जो है वो बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो सारे आपने नंबर सिस्टम जो है उसकी आपको जो है वो समझ आ चुकी होगी अब तक, ठीक है। अगर तो नहीं भी आए तो यू कैन वॉच लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3, ओके। और उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। इस तरह कंप्यूटर जो है वो समझ आता है कि यूज़र ने ए टाइप किया, ओके, क्योंकि उसके पास उसकी ना बाइनरी में डेटा होता है सारा, ठीक है। देन है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है हर जगह एक ही रूल या मेथड अप्लाई होना, ठीक है। जब आस्की या यूनिकोड यूज़ होता है तो किसी भी प्लेटफॉर्म, विंडोज़, मैक या लिनक्स, सब पर एक ही बाइनरी कोड यूज़ होता है। इससे कंपैटिबिलिटी और डेटा एक्यूरेसी जो है ना बरकरार रहती है, ओके। और अगर हर सिस्टम अपना अलग अलग कोडिंग मेथड यूज़ करे ना, लेट्स सपोज करते हैं कि विंडोज़ अलग यूज़ करने लग जाए, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अलग यूज़ करने लग जाए, तो फाइल्स और मैसेज जो है वो करप्ट हो सकते हैं, ठीक है। फिर वो हर सिस्टम में कंपैटिबल नहीं होंगे, ओके। देन इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बेसिकली कोडिंग स्कीम्स डेटा को एफिशिएंट तरीके से स्टोर करती हैं, यानी कम मेमोरी में ज़्यादा काम करती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आस्की में हर करेक्टर को 7 या 8 बिट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि यूनिकोड में करेक्टर ज़्यादा होते हैं, ठीक है। डिफरेंट लैंग्वेज का सपोर्ट, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस लगती है, लेकिन प्रॉपर सपोर्ट मिलती है, ओके। ओके, नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। They enable different computer systems to communicate with each other by using a common representation for characters and symbols. Communication का मतलब अगर एक सिस्टम किसी दूसरे सिस्टम को मैसेज भेज रहा है, ठीक है, तो दोनों को पता होना चाहिए कि कैरेक्टर्स किस कोड में लिखे गए हैं। अगर सेंडर ने ए भेजा और रिसीवर ने उसको लाइक एट द रेट समझा, कोई स्पेशल सिंबल समझ लिया, तो मैसेज का मतलब ही चेंज हो गया ना। इसीलिए एक कॉमन कोडिंग जो स्कीम है, सिस्टम है, उसका होना ज़रूरी है ताकि सिस्टम्स प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर सकें, ओके। देन इज आस्की कोडिंग स्कीम। आस्की स्टैंड्स फॉर बेसिकली अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन, ये एक बेसिकली स्टैंडर्ड है कोडिंग सिस्टम, स्टैंडर्ड कोडिंग सिस्टम है जो मेनली इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और स्पेशल सिंबल्स को बाइनरी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और इसके अलावा ना आस्की हर कैरेक्टर को एक न्यूमेरिक वैल्यू देता है जो जो कि फिर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करती है, ठीक है, बाइनरी में कन्वर्ट होती है।
जैसे कि ए की होती है 65, बी 66, स्मॉल ए जो है वो 97 के इक्वल होता है, ज़ीरो जो है वो 48 के इक्वल होता है आस्की में, एट द रेट जो है उसकी वैल्यू होती है 64। तो हर स्पेशल सिंबल, हर चीज़ की जो है ना एक अलग से स्पेसिफिक वैल्यू होती है। अब ये वैल्यूज़ फिक्स होती हैं, इसलिए हर सिस्टम आस्की को समझ सकता है। ओके। अब जब आस्की जो है ना, आस्की से पहले हर कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर जो है वो अपना कोडिंग सिस्टम यूज़ करता था। इस वजह से कम्युनिकेशन इम्पॉसिबल होती थी, एक कंप्यूटर दूसरे के टेक्स्ट को समझ नहीं पाता था। आस्की ने ये प्रॉब्लम सॉल्व की बाय गिविंग अ स्टैंडर्ड कोड। ओके। जून 17 1963 को आस्की का एक ऑफिशियली स्टैंडर्ड डिक्लेयर कर दिया गया था, और फिर ये सिस्टम दुनिया भर में जो है ना एक्सेप्ट किया गया। लेकिन कुछ कंपनीज जो थी ना, उन्होंने एक अपना सिस्टम्स यूज़ किया, जैसे कि आईबीएम ने एब्सिडिक यूज़ किया था। ठीक है। और इसके अलावा इसके अलावा जो है वो कुछ इनिशली आस्की जो है वो 7 बिट्स कोड्स को यूज़ करता था विद वेरियस कम्बिनेशंस। ठीक है। 128 डिफरेंट कैरेक्टर्स होते होते थे, इसलिए आस्की 7 जो है ना वो भी लाइक न्यूली डेवलप्ड कैरेक्टर्स को उस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर पाता था। ठीक है। इसलिए इसके भी कुछ जो है वो इश्यूज थे। देन आया एक्सटेंडेड आस्की कोड। एक्सटेंडेड आस्की कोड जो था ना, आस्की 8 बिट कोड, यानी कि आस्की को पहले 7 बिट सिस्टम में डिज़ाइन किया गया, जिसमें सिर्फ 128 कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट किए जा सकते थे। लेकिन जैसे जैसे कंप्यूटर्स का यूज़ बढ़ गया और नए जो कैरेक्टर्स की ज़रूरत महसूस हुई ना, जैसे कि सिंबल्स, एक्स्ट्रा पंक्चुएशन या कंट्रोल कैरेक्टर्स जो होते हैं, तब आस्की को 8 बिट तक एक्सटेंड किया गया। ठीक है, क्योंकि 7 में कुछ लिमिटेशंस थी। 8 बिट का मतलब है टू रेज टू द पावर ऑफ 8, यानी इक्वल्स टू 256 कैरेक्टर्स। इसका मतलब अब हम 256 अलग अलग कोड्स बना सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल, जब पहले सिर्फ 128 कैरेक्टर्स थे, तो आप ए टू ज़ी या अपर केस ए टू ज़ी या स्मॉल जो है वो ए टू ज़ी और कुछ डिजिट्स तक लिमिटेड थे। लेकिन जब 256 कोड्स मिल गए, तो जो है फॉरेन कैरेक्टर्स, जैसे कि आप वो कैरेक्टर्स आपने देखे होंगे ना, जैसे ई पे कोई स्लैश सी बनी होती है, या एन पे कोई जो है टिल्ड साइन होता है। ठीक है। इस तरह से कोई डॉट्स बने हुए होते हैं अल्फ़ाबेट्स पे। तो ये कुछ फॉरेन सिंबल्स होते हैं ना, और कुछ ग्राफिकल सिंबल्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। और 1981 में जो है आईबीएम ने जब अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च किया, ठीक है, उस वक्त उन्होंने एक्सटेंडेड आस्की यानी कि आस्की 8 का यूज़ किया। ये एक टर्निंग पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि उस वक्त तक कंप्यूटिंग सिर्फ बड़े सिस्टम्स तक लिमिटेड थी। ये जब पीसी और जो है वो ऑफिसेज में आना स्टार्ट हुए, तो घरों और ऑफिसेज में आना स्टार्ट हो गई ना, तो आस्की 8 ने उस डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है। आप सोचें कि अगर आप एक यूज़र को जो कंप्यूटर पर टाइप कर रहा है, ठीक है, और उसे स्माइली फेस या कोई स्पेशल साइन चाहिए, तो ये पहले इम्पॉसिबल था 7 बिट आस्की में। ठीक है। आस्की 8 ने इस मसले को भी हल कर दिया। ओके। और जब आईबीएम ने आस्की 8 का यूज़ किया और पीसी का क्रेज़ बेसिकली जब बहुत ज़्यादा बढ़ता गया ना, तो दूसरी कंपनीज़ ने भी ये सिस्टम अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। बेसिकली इस तरह से ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन गया। ठीक है। मतलब जब एक कंपनी का सिस्टम इतना पॉपुलर हो जाए कि सब उसी को फॉलो करें, तो उसे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कहते हैं। ठीक है। उसके अलावा लाइक जो है वो मेनी विंडोज सिस्टम्स यूज एन 8 बिट आस्की इनकोडिंग। ठीक है। इसका मतलब ये है कि लाइक विंडोज़ का सिस्टम भी इसी एक्सटेंडेड आस्की का यूज़ करता है। ठीक है। मगर माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी एक वर्जन बनाई, जिससे हम ANSI ANSI कोड कहते हैं। ठीक है। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, जो स्टैंडर्डाइजेशन के काम करता है। आप ये याद रखें कि ANSI बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट का अपना कस्टमाइज्ड वर्जन है एक्सटेंडेड आस्की का। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 256 कैरेक्टर्स में से 32 कोड्स ऐसे हैं कि जो आपको स्क्रीन पे कुछ लिखने के लिए नहीं मिलते। ठीक है, बल्कि ये कंप्यूटर्स को कमांड्स देने के लिए होते हैं। इन्हें हम जो है ना कहते हैं कंट्रोल कोड्स। जैसे कि इसकी कंट्रोल कमांड्स कुछ एग्जांपल इस तरह से होती हैं कि स्टार्ट ऑफ टेक्स्ट यानी कि STX। ठीक है। और कैरेज रिटर्न CR, इसे कर्सर लाइन के स्टार्ट में चला जाता है। ठीक है। फॉर्म फीड FF, जिसको कहते हैं पेज चेंज करने के लिए होता है ये। ठीक है। तो ये सब जो है ना नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हैं, यानी ये दिखाई नहीं देते मगर सिस्टम को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ठीक है। उसके अलावा लाइक ये कमांड्स टाइप करने वाले डेटा को शो नहीं करती, बल्कि डिवाइसेस को मैनेज करती है। ठीक है, जिससे प्रिंटर को बताना कि पेज चेंज करना है या कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे लेके जाना। ओके। समझने वाली बात यह है कि जब आप एक फ़ाइल प्रिंट करते हैं और प्रिंटर नेक्स्ट पेज पे जाता है, तो ये किसी फॉर्म फीड जैसे कमांड की वजह से होता है। ठीक है। सिर्फ टेक्स्ट की वजह से ऐसा नहीं होता। ठीक है ना।
ओके, तो ये था आस्की के बारे में। और अगर आप अभी तक जो है वो लेक्चर सुन रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि बी का जो आस्की कोड है वो क्या होगा, ठीक है? या 9 का आस्की कोड क्या होगा, ठीक है? 9 का तो 57 है, चलें आप बी का बताइएगा, ओके? ऑलराइट, नेक्स्ट इज़ यूनिकोड कोडिंग स्कीम। इवन जो है ना एक्सटेंडेड आस्की 8 में भी लाइक इनफ कोड कम्बिनेशंस नहीं थे जो कि तमाम लैंग्वेजेस को सपोर्ट कर सकें, ठीक है? हालांकि आस्की 8 ने 256 कोड्स दिए तो थे, मगर दुनिया में हज़ारों लैंग्वेजेस हैं। हर लैंग्वेज के लेटर्स, सिंबल्स और साइंस जो है ना अलग अलग होते हैं। तो आस्की 8 जो है ना स्टिल इनसफिशेंट था। जापानीज़, चाइनीज़, अरबिक, ये सब लैंग्वेजेस जो है ना हज़ारों कैरेक्टर्स होते हैं इसमें, तो आस्की 8 में तो कुछ उनके लिए स्पेस ही नहीं थी, ठीक है? अब इस प्रॉब्लम का सलूशन था यूनिकोड। एक नया सिस्टम जो हर कैरेक्टर को एक यूनिक कोड में देता है, चाहे वो इंग्लिश हो या चाइनीज़ हो या कोई भी इमोजी हो, ठीक है? यूनिकोड ने ना एक ग्लोबल सलूशन प्रोवाइड किया, यूनिवर्सल कोडिंग सिस्टम। और यूनिकोड यूनिकोड बनाने के पीछे एक ग्रुप था जिसे कहते थे यूनिकोड कंसोर्टियम, ठीक है? ये ग्रुप उन सॉफ्टवेयर कंपनीज़ का था जो मल्टीलिंगुअल सिस्टम्स बनाते थे, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल वगैरह, ठीक है? और लाइक यूनिकोड का पहला वर्जन जो है ना 1991 में लॉन्च हुआ, और उस वक्त से आज तक इसमें हज़ारों नए कैरेक्टर्स ऐड हो चुके हैं, ठीक है? यूनिकोड को इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि दुनिया भर के कैरेक्टर्स को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लिखा, प्रोसेस किया और शेयर किया जा सके, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन आसान हो जाए, ठीक है? यूनिकोड में सिर्फ अपर केस ए टू जी या जो है वो नंबर 0 to 9 नहीं, बल्कि एक्सेंट, जैसे कि जो कोई फॉरेन सिंबल्स होते हैं, पंक्चुएशन, मैथ सिंबल्स, इमोजी और बहुत कुछ शामिल है। हर एक सिंबल का एक यूनिक कोड होता है इसमें, ठीक है? और जो आज के वक्त में यूनिकोड में 1 लाख से ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं। ये हर लैंग्वेज, हर सिंबल को सपोर्ट करते हैं, चाहे आप जो है वो रशिया से हों, जापान से हों, या आपकी लैंग्वेज जो है ना यूनिकोड में सपोर्टेड होगी, ठीक है? और उसके अलावा ना यूनिकोड हर कैरेक्टर को एक यूनिक नंबर देता है जो हर सिस्टम में सेम होता है। इससे कंपैटिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है? चाहे आप विंडोज़ यूज़ करो, या फिर आप जो है वो मैक यूज़ करें, या फिर आप जो है वो एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो, ओके? Then Unicode defines multiple encodings of its single set, UTF-7, UTF-8, UTF-16 एंड UTF-32। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यूनिकोड के कैरेक्टर्स को स्टोर करने के मल्टीपल फॉर्मेट्स हैं जिन्हें हम कहते हैं यूटीएफ फॉर्मेट्स, ओके? यानी कि जो UTF-7 है ना वो रेयर है, और UTF-8 जो है वो मोस्ट पॉपुलर है, ठीक है? UTF का मतलब होता है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। ये अलग अलग तरीके हैं डेटा को स्टोर या ट्रांसमिट करने के, ठीक है ना? हर का अपना एक साइज़ और परफॉर्मेंस होती है। ओके, यूनिकोड वर्जन 3 ने जो है ना 4 बाइट यानी 32 बिट्स का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिसमें आस्की के सारे कैरेक्टर्स भी शामिल हैं, ठीक है? मतलब आस्की का डेटा भी यूनिकोड में काम करता है, ठीक है ना? बैक वर्ड कंपैटिबिलिटी जिसे कहते हैं। ओके, देन चाहे आप जो है वो UTF-8 यूज़ करें या UTF-16 यूज़ करें, हर कोडिंग फॉर्मेट अल्टीमेटली यूनिकोड के सेम कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है। सिर्फ जो है ना स्टोरेज और साइज़ का फ़र्क होता है, ओके? ऑल राइट, थैंक यू। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।